वैश्या को वैश्या ना कहें तो आप हमें नाम दीजिए, क्या बोले आप बताइए। वैश्या को वैश्या ना कहें तो आप बताइए कि मैं क्या बोला करूं। हाउ अबाउट कॉल हर बाय हर नेम, सिंपल एज दैट। किसी भी महिला को उसके नाम से बुला सकते हैं ना, नाम है ना उसका, नाम से बुला लीजिए। और यहाँ पर जो ये टर्म यूज कर रहे हैं वैश्या, वो उस महिला के लिए कर रहे हैं जो लिव इन में रह रही है किसी इंसान के साथ में, रिलेशन में है वो और लिव इन में रह रही है, तो उसको वो टर्म बोल रहे हैं। लिव इन जो है ना, हाँ, पुरानी भाषा में लिव इन को क्या कहते थे? मेरे को नहीं पता, कुछ कहते होंगे शायद। वैश्यालय। ये लिव इन नहीं है, ये लड़का लड़की अपना छिपाने के लिए ना लिव इन कह रहे हैं। ये शुद्ध में लिखे हम वैश्यालय में रहते हैं। लिव इन मतलब एक वैश्यालय है जहाँ एक लड़की के संग आप रहते हैं, वो पसंद नहीं है तो आप दूसरे के संग रहने लग गए, वो पसंद नहीं है आप तीसरे के संग रहने लगे। ऐसी लड़की आज इस लड़के के संग कल। अब ये बताइए, अपना देह 17 जगह कौन परोसता था पहले? सती सावित्री परोसती थी कि वैश्याएं परोसती थी? तब वैश्यालय में रहना सही है कि गलत, आप ही बता दो। कोई एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी से पहले अगर किसी रह रही है साथ, और एक वैश्या का तो एक अलग होता है ना। तो बताइए आप हमें दीजिए ना शब्द, हम वैश्या को क्या कहें, किस नाम से बुलाएं यहाँ से आप शब्द दीजिए। उस पर भी तंज क्यों कसना? अगर कोई वैश्या भी है तो उसको ये कहकर तंज क्यों कसना? किसी मतलब ये तो आप हमें नाम तो सुझाइए, हम क्या बोले वैश्याओं को, सुझाइए ना। शब्दकोश खत्म हो गया ना हमारे पास शब्दकोश नहीं, आप दीजिए शब्द हमें। आपको लगता नहीं कि महिला का अपमान है इस तरीके से बोलना? क्यों, नारी को सती भी तो बोला जाता है, तो आप क्यों होना चाहिए नारी को सती? सती का मतलब है कि किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो उसको उसी के साथ खत्म हो जाना चाहिए, चिता में बैठ जाना चाहिए। वो भी बहुत बड़ा अपमान है। क्यों होना चाहिए नारी को सती? तो क्या यही डायकॉटमी है कि या तो नारी होगी सती या तो नारी होगी वैश्या? दोनों में से बीच का कोई है ही नहीं चीज। या तो नारी को हमने देवी बना दिया या फिर बोल दिया कि बिल्कुल तुम लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट हो सोसाइटी के। मतलब हमने उनको इंसान का दर्जा दिया ही नहीं। इंसान का दर्जा दे दीजिए उनको, वो बहुत है। बात करेंगे इस बारे में अपने एक और वीडियो में जो बना रहे हैं जल्दी, क्योंकि ये आजकल बहुत चर्चा में है, फेमिनिज्म, और इसमें भी कई चीज़ें आउट ऑफ हैंड हो गई हैं जिसको स्यूडो फेमिनिज्म या टॉक्सिक फेमिनिज्म बोलते हैं, उसकी भी बात करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं ये बहुत ही इस बारे में बात की जानी चाहिए, इनको कॉल आउट किया जाना चाहिए कि नहीं, जस्ट बिकॉज कि कोई लड़की किसी के साथ लिव इन में रह रही है या कोई लड़का किसी लड़की के साथ लिव इन में रह रहा है, उनको इस तरह की चीज़ें आप नहीं बोल सकते। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एक क्रिएटर हैं जो आजकल चर्चा में है, ऑफ कोर्स फॉर रॉन्ग रीजन। राइट रीजंस की वजह से चर्चा में रहने वाले दिन गए। अब लोग अक्सर रॉन्ग रीजंस की वजह से ही चर्चा में रहते हैं। आई एम ऑल फॉर फेमिनिज्म और इसका सर्टिफिकेट मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं है। बट जिस रील के बारे में बात कर रहे हैं, दिस इज टेकिंग इट टू एन एक्सट्रीम। पहले 3 सेकंड में ही बोलती हैं आर वर्ड आर वर्ड आर वर्ड। समझ ही गए होंगे आप, साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है उससे मिलता जुलता वर्ड है। कॉपीराइट से डर नहीं लगता साहब, रॉन्ग मैसेजिंग से लगता है। और इस रील से मुझे यही प्रॉब्लम है। हर कमेंट सेक्शन वाज फिल्ड विद दिस काइंड ऑफ स्लर। सो अर्लियर शी यूज्ड टू फील बैड but not anymore. Now she owns it. She is a proud R word. In fact, she wears this word like a medal. R supremacy. That's what she calls it. और भी बातें हैं बट पूरी रील का क्रक्स यही है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस तरह के क्रिएटर्स हैं जो पब्लिक कंसेंसस से अलग बात करते हैं और उन्हें नेगेटिव कमेंट्स से नवाजा जाता है। उन्हें नेगेटिव कमेंट्स, बैड कमेंट्स, टॉक्सिक कमेंट्स सहन करने पड़ते हैं। केस इन पॉइंट, योर्स ट्रूली। और ये भी फैक्ट है कि महिलाएं जिन्हें सोसाइटी एक वीकर सेक्शन समझता है, उन्हें ना ही सिर्फ ऑनलाइन बल्कि उससे कहीं ज्यादा ऑफलाइन रियल लाइफ में ना ही सिर्फ वर्बल अब्यूज बल्कि फिजिकल अब्यूज का भी सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट जितनी भी गालियां हैं वो सब फीमेल सेंट्रिक हैं। मैं तेरी डैश डैश को डैश डैश कर दूंगा। अधिकतर गालियां इसी तरह की होती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को समाज ने इज्जत का पैरामीटर बना दिया। पॉइंट इज, और ये बात मैं इंग्लिश में बोलना ज्यादा प्रेफर करूंगा क्योंकि हिंदी में शायद ये पॉइंट ठीक से पोर्ट्रे ना कर पाऊं। There's a big difference between reclaiming a slur and normalizing an insult. When people start feeling proud of something society used to shame women, it may look like empowerment, but often it ends up like validating the same abuse that caused the hurt in the first place. But imagine a world where women have to accept a slur just to stop being hurt by them. That's not healing. That's emotional armor built from trauma. The goal shouldn't be to get used to disrespect. It should be to make this unacceptable. People called you a slur and now you wear it like a medal. That's not rebellion, that's conditioning. जब एक slur को ही, जब एक word को ही आपने अपनी identity बना लिया, समझ लो कि system जीत गया. So when a slur contains centuries of abuse and double standards against women, you celebrating it would desensitize
others to that pain and certainly not to make peace with it. क्योंकि अगर हमने ऐसे ही गालियों को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दिया, जो समाज ने करना शुरू कर दिया है आम बोलचाल की भाषा में ऑलमोस्ट हर जगह पर, तो ये ऐसी स्लिपरी स्लोप है जिससे ना ही सिर्फ महिलाओं का नुकसान होगा बल्कि पूरे समाज का नुकसान होगा, पूरे समाज का डिसेंसिटाइजेशन होगा इस तरह के स्लर्स, इस तरह की इंसल्ट के लिए। आयरनी ये है, इनफैक्ट दुख की बात यह है कि जो लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं वो असल में फेमिनिज्म का असली मतलब समझ ही नहीं पाते। फेमिनिज्म इज ऑल अबाउट इक्वल राइट्स फॉर विमेन एंड फॉर मेन टू। और यही नियम है कि पुरुष स्नान करे तो नाभि के नीचे वस्त्र होना चाहिए और नारी स्नान करे तो उसकी पूरी देह पर वस्त्र होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड्स अगेन, जैसे हर चीज में डबल स्टैंडर्ड्स हैं वैसे नहाने में भी डबल स्टैंडर्ड्स बना दिए कि पुरुष तो टॉपलेस हो सकता है बट नारी के हर जगह पर वस्त्र होने चाहिए। मतलब उसको आपने ऐसा बना दिया कि तुम्हें नहाते वक्त भी कपड़े पहन के नहाना है, वाली बात है। कमाल है। नारी पूरे कपड़ों के सहित स्नान करती है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। स्नान करते समय देह पर वस्त्र होना चाहिए, स्त्री पुरुष कोई भी। यदि इस मर्यादा का उल्लंघन किया है तो घोर अपराध लग गया, भगवान वरुण देवता का अपमान हुआ। वही सेम मोडस ऑपरेंडी कि डरा देना है आपको। जैसे मैंने बार बार कहा है कि दो ही तरीके से काम करता है, इस तरह का जो चीजें हैं दो ही तरीके से काम करती हैं, या तो डर कि देखो ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, घोर पाप हो जाएगा, घोर अपराध हो जाएगा, तुम्हें ये सजा मिलेगी अभी भी और मरने के बाद तो है ही, वो अलग चीज है। दूसरा लालच कि अगर ये कर लोगे तो तुम्हारे साथ मजे ही मजे हो जाएंगे, तुम्हारे को क्या क्या नहीं मिल जाएगा, जैसे बाबा जी को मिल गया। ऐसे लोग गूंगे और बहरे बनकर धरती पर पैदा होते हैं जो विवस्त्र होकर बिना कपड़ों के स्नान करते हैं। प्रॉब्लम हो गई ये तो। अब चेक करने कौन जाएगा कि भाई कौन कपड़े पहनकर नहा रहा है या कौन बिना कपड़े के नहा रहा है। और कुछ काम ऐसे हैं जिसमें कपड़े पहने नहीं जा सकते, उसका क्या, तो इट्स बिग प्रॉब्लम। इसी तरीके से आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है और इसी तरीके से आपके दिमाग पर बहुत मोटा सा ताला लगा दिया जाता है, लगा लो दिमाग पर ताला। और ये सब करके ये इतना धन संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि ये जबरदस्त धन संपदा के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हैं, ऐसे अकड़ के साथ। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ। लोकल वाला नहीं चलेगा भैया। मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, चाहिए भी और वो भी चाहिए ब्रांडेड। तो जब क्वेश्चन करना बंद कर देते हो ना, सोचना समझना बंद कर देते हो, अपने दिमाग को बंद कर देते हो डब्बे में, तो इस तरह के लोग कुकुरमुत्ते की तरह उगने लग जाते हैं। आपसे डरा कर आपसे चीजें मांग रहे हैं ब्रांडेड वाली। वो लेके आओ, बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ, ठीक है भाई। जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले हैं, वहां जा चले जाए, दूसरी दुकानों पे जाओ, हमारे यहाँ मत आओ। तो इन्होंने इसको एक धंधा बना लिया है, दुकान बना लिया है कि हमारे यहाँ पर आना है तो इतना पैसा लगेगा, इतनी चीजें लगेंगी, तभी आपको कुछ मिलेगा। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। मतलब ये अगर आपने इससे काम करा लिया तो ये चीजें खोल देगा और आपका बनता काम बिगड़ जाएगा। ऐसे लोगों के पास जा कौन रहा है जो आपको सीधे सीधे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा काम बिगाड़ दूंगा, खराब कर दूंगा। तो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जो पिछले लास्ट के कुछ समय से है कि डू नॉट क्वेश्चन एनीथिंग, चुप रहो, सवाल मत पूछो, उसी से ये इस तरह के लोग समाज में आए हैं। समझ रहे हैं आप? चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा, मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। तुझे कुछ नहीं आता भाई, तुझे कुछ नहीं आता, तुझे सिर्फ मांगना आता है। बनाना छोड़, पहले कुछ काम धंधा करना सीख ले, उसके बाद कुछ ढंग की बातें कर। खाने की बात आती है तो ये मत खाओ, वो मत खाओ, अब तो ये बोल रहे हैं बैंगन भी मत खाओ। गाय के कान से भी कुछ मल गिरा, उससे बैगन उत्पन्न हो गया, इसलिए बैगन भी भोग लगना निषिद्ध है। गोपुच्छ से गोभी हो गया, इसलिए फूल वाला गोभी भी खाना निषिद्ध है। गाय के कान से मैल गिरा और बैंगन बन गया। गाय की पूंछ से, क्योंकि वो फूल गोभी जैसा लग रहा है गाय का पूंछ इनको, तो वहां से गोभी बन गया।
गोभी, बैगन, ये सब भगवान को भोग नहीं लगते, अब सब खाए चले जा रहे हैं। क्यों? धर्म शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रह गई। पद्म पुराण में लिखा है, यो भक्षेत वृंताकम तस्य दूर तरो हरि। जो बैगन खाता है उससे भगवान दूर रहते हैं। एक बार बैगन खा लेने के बाद उसका संस्कार शरीर में 27 दिन तक रहता है। 27 दिन के भीतर मृत्यु हो जाए तो वो पुण्यात्मा व्यक्ति भी नरक चला जाएगा बैगन के दुष्प्रभाव से। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में जब बाबा लोग कभी न्यूट्रिशनिस्ट, कभी डॉक्टर, कभी थेरेपिस्ट और कभी पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, और जब लोग उनको मानने लगते हैं तो समाज की हानि होती है। पहले से ही बोल दिया कि भाई ये चीजें नहीं खानी है, ये चीजें खानी है, अब इसमें बैंगन और गोभी को भी ऐड कर दिया गया है, तो खाने के लिए बचा क्या इंसान के पास? ऑलरेडी जो लोग रिस्ट्रिक्टेड डाइट ले रहे हैं उनके पास ऑलरेडी बहुत कम ऑप्शंस हैं न्यूट्रिशन के, अदरवाइज उनको ऊपर से सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। पर जितना न्यूट्रिशन आपके खाने से आ जाए वो सबसे बेहतरीन है, सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है, कन्वीनियंट है। और उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको आप सप्लीमेंट से ले लीजिए, भले ही वो किसी तरह के एलिमेंटल डेफिशिएंसी हो, या किसी तरह की विटामिन डेफिशिएंसी हो, या किसी तरह की प्रोटीन डेफिशिएंसी हो। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट पर एक डिटेल वीडियो जल्दी ही बनाएंगे, बट फिलहाल बात करते हैं बैंगन और गोभी में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बैंगन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, सम अमाउंट ऑफ विटामिन सी, B6 एंड B3 एंड B9 एज वेल। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। हार्ट और नर्व हेल्थ के लिए पोटेशियम की बहुत जरूरत है, तो बैंगन इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, और कुछ मात्रा में मैग्नीज भी। इसके अलावा जो बैंगन का कलर होता है, जो पर्पल कलर होता है, वो एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट है, तो वो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये चीजें हैं बैंगन में। अब आप पर डिपेंड करता है खाना ही नहीं खाना, इट्स अप टू यू। गोभी ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, वेरी हाई, अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 मिलीग्राम विटामिन सी होता है 100 ग्राम गोभी में, जो कि आपकी 75% डेली नीड्स को पूरा कर देता है। विटामिन के का भी अच्छा सोर्स है, फोलेट B9 का अच्छा सोर्स है, और B6 का। इसके अलावा गोभी में भी पोटेशियम होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, और कुछ ऐसे कंपाउंड गोभी में पाए गए हैं जो कि कुछ हद तक कैंसर के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें गोभी और बैंगन में पाई जाती है। तो हर चीज़ का अपना महत्व है, हर सब्जी का अपना महत्व है। आपको अपनी डाइट को बैलेंस बनाना चाहिए, ना कि बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। उसमें भी बहुत और रिस्ट्रिक्ट जब करते जाएंगे तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट को एनरिच करना पड़ेगा, फोर्टिफाई करना पड़ेगा और सप्लीमेंट करना पड़ेगा बाहर से। बाकी जो बाबा जी कह रहे हैं उस पर बात करने की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लाइक किए बिना चले जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में यहाँ पर, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।